रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। यही हाल है कहकशा का। कहकशा किस मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसकी वो अकड़ ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही। बहुत ज़्यादा परेशान है लाइबा और अपनी माँ से कहती है कि अब आपको ये सारी बातें छोड़ देनी चाहिए। मैं आपको पहना कहना चाहती हूँ कि आपको ये हरकतें नहीं ज़ेब देती हैं। पहले का वक्त कुछ और था और अब वक्त कुछ और है। वक्त की मुनासबत को देखिए और उसके मुताबिक काम कीजिए। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम नहीं जानती हो कि मैं किस मजबूरी में इस लड़की के घर में रह रही हूँ। मेरा बस चले तो मैं एक पल के लिए भी यहाँ ना गुजारूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी मजबूरी है। इसलिए बेहतर यही है कि मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएं। ऐसा ना हो कि यहाँ से जाने के बाद हमारे लिए कोई ठिकाना ना रहे। दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि जो हरीम का बाप है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाता है मुदस्सिर में। मुदस्सिर का आना जाना भी लगा रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो खुश भी रहता है और उसको अपने बेटे की कमी भी महसूस नहीं होती है। और उसको कहता है वो कि तुम मुझे बिल्कुल अपने बेटे जैसे लगते हो, मुझे तुम्हारे होते हुए उसकी कमी महसूस नहीं होती है। तुम हमारा बहुत साथ देते हो, क्योंकि वो हर घर के काम में उनकी मदद करता है और उनके साथ जाता है और उनको पूछता है। ये बात उसके बाप को उसकी बेहद पसंद आ चुकी है और वो बहुत ज़्यादा खुश है। हरीम को कहता है कि काश मैं ये फ़ैसला कुछ बदल लेता, यानी कि इस फ़ाइज़ की जगह मुदस्सिर को अपना लेता। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब कहाँ रही वो बात। अब फ़ाइज़ का नामो निशान मिटने वाला है हरीम की ज़िंदगी से, क्योंकि जो कुछ किया है उसने, ये काफ़ी है इस सब चीज़ों के लिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करने लग जाता है मुदस्सिर, ये उसका हरीम का बाप, और कहता है कि बस अब आपको एक काम करना है कि अपनी माँ को इधर लेके आना है, जिनकी आप इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं और जो हरीम के इतने फ़ैन हैं, हरीम से इतना प्यार करते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जिसको सुनकर मुदस्सिर कहता है कि हाँ वो भी इधर ज़रूर आएंगी, लेकिन उससे पहले आप हमारे घर में आइए। हम आपके घर में, यानी आप जब हमारे घर में आएंगे तो हमें बेहद खुशी होगी। यकीन मानिए कि सारी खुशियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हरीम से मिलती हैं मेरी माँ को, और मेरी माँ हरीम को देख के बेहद खुश हो जाती है। इसको सुनकर हरीम कहती है कि हाँ हम फिर दोबारा ज़रूर चक्कर लगाएंगे। मैं बाबा को लेके आपके घर ज़रूर आऊँगी, ये मेरा आपसे वादा है। वो उससे वादा कर लेती है और कहती है कि आप फ़िक्र मत करें, हम ज़रूर आएंगे आपकी तरफ। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि कहकशा को पता चल चुका है कि उसके बेटे की हालत बेहद ख़राब है। जैसे ही पता चलता है हरीम को, लेकिन हरीम कोई भी फ़ैसला नहीं करना चाहती और ना ही इन लोगों के साथ जाना चाहती है। वो कहती है कि अब आप ही जाइए, मैं उधर कोई भी बात नहीं करना चाहती, ना ही कोई राब्ता रुकता रखना चाहती हूँ, और मुझे ना ही कोई ऐसा वैसा शौक़ है कि मैं उस घर में वापस जाऊँ या फिर उन लोगों के साथ जाऊँ। ये सब कुछ मेरी मजबूरी है और ख़ास तौर पर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत के नाते हो रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। उसका बाप उसकी बातों से बेहद खुश होता है और कहता है कि हरीम तुम यकीन मानो, तुम्हारी इन बातों से मैं बेहद खुश हूँ कि तुमने इंसानियत का फ़र्ज़ निभाया है, और आज पता चल रहा है कि जो मैंने तुम्हारी तरबियत की है वो रंग लाई है और ऐसा ही हो रहा है। मुझे तुम्हें देख के काफ़ी खुशी मिलती है और मुझे तुम पे पूरा पूरा यकीन है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अब पीछे इन लोगों की तरफ मुड़ के नहीं देखना है और इन लोगों की बातों में आके अपने दिल को नहीं पिघलाना है, क्योंकि ये औरत कभी बदल नहीं सकती है। बेहतर यही है कि इन लोगों से जल्दी जल्दी हो सके पीछा छुड़वाओ तो ही बेहतर है। लेकिन अपनी ज़िंदगी में मुदस्सिर जैसे लोगों को छोड़ना भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उन लोगों को कभी भी मत छोड़ना। बेहतरीन ड्रामा सीरियल खुमार, इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से खुमार उतार दिया गया है इन लोगों का, जिनको दौलत की खुमारी चढ़ी हुई थी। किस तरह से इनको ज़मीन पर दे मारा है। इस ड्रामे में बताया गया है कि इन लोगों की क्या असल हकीकत है। खैर अब देखेंगे कि बड़ी उछलती रही है ये कहकशा बेगम, बड़ी ही हवाओं में उड़ती रही, लेकिन अब जाके उसको अंदाज़ा हो चुका है कि उसकी औकात आखिर है क्या। दर-बदर की ठोकरें खा रही है। वहाँ से खैर से दिलारा ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया है। वो भी इससे तंग आ चुकी थी, इनकी ज़ुबान से तंग आ चुकी थी। वैसे तो वो भी कम नहीं, उससे 10 हाथ आगे ही है।
खैर अब देखेंगे कि रेयान भी काफ़ी परेशान है अपनी माँ की वजह से कि आखिर वो किधर है, लेकिन हम ना बड़ी चालाकी के साथ सारी चीज़ों को हैंडल कर रही है। और रेयान को कहती है क्या फ़िक्र मत करे, उधर सब संभाल लेंगे, मामा उधर हैं, सब कुछ ठीक कर लेंगे, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसको काफ़ी तसल्ली दी जा रही है और कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और बल्कि उनके बारे में सोचना ही नहीं है। असल बात ये है। खैर अभी तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि बहुत ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी साइड पे आप देखेंगे कि फ़ाइज़ जो है वो बेहद परेशान है, जहाँ-जहाँ की ठोकरें खा रहा है लेकिन उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है। कोई भी उस पे यकीन करने को तैयार ही नहीं। सबको कह रहा है कि मुझ पे यकीन करें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ये जो कुछ हुआ सब कुछ गलत था, झूठ था। लेकिन कहाँ कोई सुनने वाला है उसकी अब। उसकी कोई बात नहीं सुनेगा और उसको कहीं भी नौकरी नहीं देगा। असल में दिखाया जा रहा है कि उसको उसकी असल हकीकत पे लाके दिखाया जा रहा है। वैसे उसने किसी के साथ बुरा नहीं किया। यहाँ पर आ जाती है तरबियत, यानी कि तरबियत आड़े आ जाती है। जो तरबियत उसकी की गई है वो नज़र आ ही जाती है और कहीं न कहीं इंसान के अंदर वही पाई जाती है। ऐसा ही हुआ है। बेशक फ़ाइज़ जो है बिल्कुल डिफरेंट था इन सब से, लेकिन फिर भी उसकी तरबियत उसके आड़े आ गई और उसने अपनी माँ के कहने पर सारी अपनी तबाही बर्बादी शुरू कर ली। तबाही इनकी उस दिन ही शुरू हो गई थी जिस दिन हरीम पर इन लोगों ने बोहतान लगाए थे। सारी तबाही वहीं से शुरू हुई थी, लेकिन इन लोगों को शायद इस चीज़ की पहले समझ नहीं थी। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता, धीरे-धीरे सब समझ आ रही है। फ़ाइज़ अभी ज़रा अकड़ में है, वो ये चीज़ नहीं समझना चाह रहा। लेकिन जब देखेंगे दूसरी तरफ नासिर का बेड़ा गर्क हो चुका है और उसकी वो हालत हो रही है कि वो समझिए कि बस मरता-मरता बच रहा है। लेकिन ज़िंदगी यानी कि ज़िंदगी के होते हुए भी समझे मर ही रहा है, उसका ये हाल हो रहा है। क्योंकि जो गुनाह उसने किया है उसकी सज़ा तो उसको बहुत ही भयानक मिलने वाली है। इसलिए वो काफ़ी बीमार रहता है। हुस्ना उसको कहती है कि आखिर तुम्हें क्या मसला है? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ और तुमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम्हें ये सब कुछ भुगतना पड़ा है? मुझे आज तुम्हें बताना ही होगा। जिस पर इसरार करने पर वो सारी हकीकत उसको बता देता है और कहता है जी असल माजरा ये हुआ है और मैंने ये सब कुछ किया है। जिसको कहती है कि हम जाकर सब हरीम से माफ़ी माँगेंगे और फ़ाइज़ को जाकर बताएँगे कि असल बात क्या थी। जी राज़ी हो जाते हैं और जाकर वो यही काम करते हैं। फ़ाइज़ बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि आखिर ये क्या हो गया है? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो नासिर को कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन अब इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा? हरीम से भी माफ़ी माँगता है लेकिन हरीम कहती है कि अब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे कहना भी हरीम को ऐसा ही चाहिए, नहीं माफ़ करना चाहिए ऐसे इंसान को, क्योंकि जब वो सबके सामने इससे भीख माँग रही थी कि मुझ पे यकीन किया जाए, लेकिन फिर भी इसकी कोई बात पे यकीन नहीं कर रहा था और अब इसको भी इसे छोड़ ही देना चाहिए। दूसरी तरफ मुदस्सिर की बीवी को तलाक ही होगी पक्का। और जब हो जाएगी तो आप देखिएगा कि उसकी माँ कहेगी अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, हरीम इस घर में आएगी और ज़रूर आएगी, मुझे हरीम को इस घर में लाना ही लाना है। और इस बात के लिए राज़ी हो जाएगा हरीम का बाप और वो भी उसको फोर्स करेगा। हाँ, हकीकत यही है, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। इन जैसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि तुम अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजारो। इस तरह से वो भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारेगी। लेकिन इन लोगों को माफ़ी नहीं मिलने वाली। हरीम इन लोगों के पास दोबारा वापस नहीं जाएगी। मेरा तो खैर आइडिया यही है कि इसको वापस जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सलूक उसके साथ किया है उसका तो इनको कोई ना कोई कर्ज चुकाना ही पड़ेगा।